मुझे एक दिन एक बहुत बड़े नेता मिले, वरिष्ठ नेता हैं, लगातार विरोध भी करते हैं, राजनीतिक विरोध भी करते रहे, लेकिन मैं उनका आदर भी करता रहता हूं। जो एक दिन मिलने आए तो कहा, मोदी जी ये क्या करना है, 2 बार देश ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया। उनको लगता था कि 2 बार प्रधानमंत्री बन गया मतलब बहुत कुछ हो गया। उनको पता नहीं है मोदी किसी अलग मिट्टी का है, ये गुजरात की धरती ने उसको तैयार किया है। और इसलिए जो भी हो गया अच्छा हो गया, चलो अब आराम करो, नहीं, मेरा सपना है सैचुरेशन, 100% लक्ष्य को तरफ हमें आगे बढ़े। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं कोर्स ऑफ डिस्कोर्स। मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। 2014 के आम चुनाव परिणाम के बाद मुझे एक पत्रकार मित्र ने कहा था कि अगले 5 साल कैलेंडर पर दिन काट काट कर बिताने होंगे और 2019 में जनता मोदी को सत्ता से बाहर कर देगी। तब मैंने सुझाया था कि एक ही बार में कम से कम 10 सालों का कैलेंडर छपवा लें। लेकिन अभी हाल में जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 आम चुनाव के आगे अपनी सियासी सक्रियता को लेकर जो संकेत किए हैं, लगता है कैलेंडर पर दिन काटने की लाचारी बढ़ सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को पद से हटाने के लिए पदयात्रा पॉलिटिक्स की नई पेशकश हो चुकी है। चुनाव प्रचार और प्रबंधन के विशेषज्ञ प्रशांत किशोर अपने गृह प्रदेश बिहार में जन सुराज पदयात्रा करेंगे, जहां नीतीश, लालू यादव परिवार और भाजपा समेत अन्य जातीय पार्टियों की भीड़ में पॉलिटिकल स्पेस का संकट है। उधर पॉलिटिकल आइडिया के संकट से जूझ रही कांग्रेस के उदयपुर चिंतन शिविर का ऐलान यही है कि वे मोदी सरकार की विभाजनकारी नीतियों और आर्थिक कुप्रबंधन से देश को मुक्त करने के लिए 2 अक्टूबर यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी के जयंती के दिन से ही भारत जोड़ो पदयात्रा आरंभ करेंगे। वैसे उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के हालिया विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद अनेक मोदी विरोधी विश्लेषकों ने 2024 में मोदी की वापसी को तय बता दिया। लेकिन शरद पवार की राय है कि इंदिरा आपातकाल के बाद मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने, जबकि वे इस पद के दावेदार भी नहीं थे। शरद पवार साहब, जहां तक प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी का प्रश्न है, नेहरू युग के बाद से ही इंदिरा के प्रधानमंत्रित्व को सीधी चुनौती देने वाले पहले कांग्रेसी मोरारजी देसाई ही थे। दूसरी बात कि भारत की जनता आज अनिश्चित, अप्रत्याशित नेतृत्व और ढुलमुल गठबंधन की लाचारियों को लेकर किसी भ्रम में नहीं है, यहां तक कि महाअघाड़ी और नीतीश सरकार को लेकर के भी नहीं। जहां तक 2024 के आगे का प्रश्न है, राष्ट्रीय विकल्प के शारीरिक फिटनेस मानक में प्रधानमंत्री मोदी बाकियों से कहीं अधिक फिट दिखते हैं। आमतौर पर सभी प्रधानमंत्री औसतन 17-18 घंटे काम करते ही हैं, लेकिन मोदी ने इस रूटीन ऑफिशियल ड्यूटी की एक ऐसी प्रोसेसिंग की है कि वे कर्मयोगी दिखते हैं। अमेरिका की लंबी यात्रा से वापस आकर जब देर रात सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट साइट पर जा पहुंचते हों, या बनारस में घंटों लंबे थकाऊ रोड शो के बाद देर रात काशी विश्वनाथ मंदिर या बनारस कैंट स्टेशन के रिनोवेशन प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने पहुंच जाते हों, या फिर रात भर जागकर बालाकोट और उरी स्ट्राइक को मॉनिटर करते हों, मोदी लोकमानस में मन यात्रा करना जानते हैं। वैसे प्रधानमंत्री पद के लिए गांधी उपनाम के कारण विपक्ष के विकल्प में राहुल गांधी हमेशा ही फिट हैं, लेकिन उनकी पॉलिटिकल फिटनेस चिंता का विषय है। अभी ब्रिटेन के एक कार्यक्रम में भारत को राष्ट्र मानने से इनकार करने वाले राहुल गांधी की उद्घोषणा से भारतीय जनमानस में क्या संदेश पहुंचा है, यह आप बखूबी समझ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर थॉमस कप जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन टीम और कोचिंग स्टाफ के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात और चर्चाओं पर गौर कीजिए। जब देश थॉमस कप की जीत को सेलिब्रेट कर रहा हो, बैडमिंटन खिलाड़ी और उनके कोचिंग स्टाफ प्रधानमंत्री मोदी की खेलों और खिलाड़ियों के प्रति भावना का मीडिया में गुणगान कर रहे हों, तो यह एक कनेक्ट एस्टैब्लिश करता है, जिसमें प्रधानमंत्री खिलाड़ियों की जीत और उपलब्धियों के जश्न में इन्हीं खिलाड़ियों के माध्यम से प्रत्येक युवा मन में अपनी पहुंच बना लेते हैं। मोदी मन यात्रा की राजनीति समझते हैं।
all the time he's following the player, following the sport, और एक बारीकी से जो दिल की बात रहती है वो करते हैं, जो प्लेयर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान रखते हैं। तो उनको पता था कि अल्मोड़ा की बाल मिठाई बहुत फेमस है, तो उनने मेरे से मंगाई भी थी और मैं उनके लिए लेके आया था। Our athletes will always be proud to say that we have the backing of our Prime Minister. So that is something that is, I think, unmatchable. मोदी भारत की राजनीति की किस प्रतिक्रिया और अनुभव की देन है, इसे समझने के लिए आपको विनोबा भावे को समझना पड़ेगा। विनोबा भावे ने 1951 से आरंभ कर 13 सालों में 60,000 किलोमीटर की भूदान पदयात्रा की। दान में 44 लाख एकड़ भूमि प्राप्त की, जिसे उन्होंने सरकारों को सौंप दिया ताकि भूमिहीन लोगों में उसका न्यायोचित बंटवारा हो सके। आंकड़े और हकीकत बताते हैं कि भूदान अंततः सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, यह आज के चर्चा का विषय नहीं है। मैं उन्हें आध्यात्मिक वामपंथी मानता हूं, जिन्होंने सर्वहारा और भूमिहीन वर्ग के लिए जैसा आंदोलन चलाया, जैसा त्याग, तप और संकल्प साबित किया, वह भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में अद्वितीय है। लेकिन क्या किसी वामपंथी ने विनोबा और उनके आंदोलन को याद किया है? नहीं। तो कारण क्या है? गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी नेहरू भारत के समाजवादियों, माओवादियों, मार्क्सवादियों समेत सामाजिक न्याय के आंदोलन करने वाले राजनीतिक कुनबों के लिए भी आदर्श हैं। लेकिन गांधी के ही आध्यात्मिक उत्तराधिकारी विनोबा की नेहरू समेत इन तमाम कुनबों ने सचेष्ट उपेक्षा की है। आध्यात्मिक और समानतावादी हिंदू होना विनोबा भावे की सामाजिक परियोजना की सीमा बन गई। मोदी ने इस नियम को धराशायी किया है। वे सर्वहारा वर्ग के कल्याण के साथ ही भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान की अभिव्यक्ति को लेकर एकदम स्पष्ट हैं। मोदी सरकार ने सामाजिक न्याय के समानांतर एक नया सामाजिक संश्लेषण इजाद कर लिया है, जिसके फॉर्मूले में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नारा है। इसे आप विकास की अयोध्या कह सकते हैं, जिसमें सरकार के कल्याणकारी योजनाओं में जातीय और अन्य भेदभाव नहीं, बल्कि समावेशी भागीदारी और पारदर्शिता की दावेदारी है। देश के करोड़ों करोड़ों नागरिकों के लिए एक परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहा हूं। सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई भी लाभार्थी, जो भी उसका हकदार है, वो हकदार छूटना नहीं चाहिए। सबको लाभ मिलना चाहिए जो हकदार है, और पूरा लाभ मिलना चाहिए। इस विकास की अयोध्या परियोजना में गरीब, वंचित, पिछड़े वर्ग के साथ महिलाओं का सशक्तिकरण इस तरह गूंथा गया है, जिससे चुनावी पहचान की परिभाषा और भूगोल बदल रही है। विकास की अयोध्या बिना भेदभाव स्वच्छ पेयजल, आवास, शौचालय, बिजली, एलपीजी कनेक्शन, मुफ्त राशन, घरौनी दस्तावेज, 5 लाख रुपए तक की मुफ्त चिकित्सा योजनाएं, पेंशन, बीमा, बैंकिंग जैसी चीजें पहुंचा रही है। मोदी और भाजपा का विकल्प पेश करने वाले राजनीतिक विचार इन सर्वहारा चिंताओं और उनकी योजनाओं का विरोध नहीं कर सकता, न उसकी संतोषजनक उपलब्धियों पर कोई संशय है। लेकिन भाजपा या मोदी के राजनीतिक विकल्प को लेकर विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या है विकास की अयोध्या के समानांतर अयोध्या का विकास जैसी सांस्कृतिक परियोजनाएं। यहां अयोध्या का विकास में इस अयोध्या से मेरा तात्पर्य उन सांस्कृतिक और सनातनी मूल्यों और मुद्दों का है जिसकी सेकुलरिज्म में आमतौर पर कोई जगह नहीं थी। भाजपा नेतृत्व ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भारत की आध्यात्मिक पहचान को खुले तौर पर अपनाया और प्रचारित किया है, जबकि अयोध्या शिलान्यास हो, काशी कॉरिडोर हो या ज्ञानवापी विवाद या फिर कश्मीर से धारा 370 का हटाया जाना, सेकुलरिज्म असहज है। घरेलू राजनीति छोड़िए, प्रवासी भारतीयों के जरिए कल्चरल डिप्लोमेसी हो या हिंदू फोबिया के तहत पश्चिमी देशों से हो रहे वैचारिकी के हमलों पर इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस में भारत द्वारा उठाए गए 3 प्रश्नों को देखिए।
विदेश नीति की शब्दावली में आए ये बदलाव मोदी सरकार से पहले सोचे नहीं जा सकते थे। मोदी सरकार की राजनीतिक और सांस्कृतिक परियोजनाओं के विषय वस्तु ही नहीं बल्कि परिधि के विषयों को केंद्र में लाने की उनकी समयबद्ध राजनीतिक प्रक्रिया और बहस में विपक्ष और विकल्प लगातार उलझा हुआ दिखता है। मोदी का विकल्प बनने के लिए डेकोरेटेड आइडेंटिटी काफी नहीं है। विपक्ष के विकल्प का सामना अकेले मोदी से नहीं है। वे सशक्त नेता तो हैं, लेकिन भाजपा और आरएसएस जैसे संगठन और उनके संसाधन की ऊर्जा और सक्रियता एक निर्णायक कारक है। आज भाजपा किसी भी अन्य दल या कई दलों की साझी ताकत से बड़ी संगठन आधारित पार्टी ही नहीं है, बल्कि उसकी विशेषता यह है कि भारतीय लोकतंत्र में विचारधारा आधारित पार्टी की पहचान भी रखती है। ऐसा नहीं है कि अन्य पार्टियां विचारधारा रहित हैं, लेकिन उनके स्वरूप में विचारधारा कितनी है और नारा कितना, यह उदाहरण के लिए ही राष्ट्रीय लोकदल के बीते 25 सालों में कुल 9 गठबंधन प्रयोगों का परीक्षण करके देख लीजिए। क्या विचारधारा रहित राजनीति को लोकतांत्रिक अराजकता नहीं कहा जा सकता है? विपक्ष के संभावित विकल्प में लोकतांत्रिक अराजकता की तुलना में मोदी और भाजपा नीति एनडीए सशक्त नेता और वैचारिकी आधारित सरकार के स्थायित्व के प्रतिनिधि दिखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा विरोधी राजनीतिक गठबंधन की संभावना में सबसे बड़ी बाधा अधिकांश राज्यों में स्पष्ट बहुमत की सरकारों का होना है। मोरारजी देसाई से लेकर मनमोहन सिंह तक गठबंधन राजनीति के बुरे अनुभव और बिहार और महाराष्ट्र समेत राज्यों में अब तक रही सभी गठबंधन सरकारों की राजनीतिक अस्थिरता को लेकर जनता में असहजता रही है। लेकिन मोदी का विकल्प तलाशने में सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस है, इससे इनकार नहीं है, जिसकी 3 समस्याएं हैं। पहला कि कांग्रेस नेतृत्व से लेकर संसाधन, संगठन और गठबंधन की राजनीति को लेकर दुविधा और समस्या में है। दूसरा, 5 दशकों के कांग्रेस शासन की उपलब्धियों के बरक्स कुप्रबंधन और अदूरदर्शिता के जितने उदाहरण उनके पाले में हैं कि वह मोदी सरकार पर जितना आरोप लगाते हैं उससे कहीं अधिक उन्हें बचाव करना पड़ता है। जब प्रधानमंत्री इंदिरा अपने निजी खाते से सावरकर ट्रस्ट को 11,000 रुपये दान देती हूँ और सावरकर को भारत माता का महान सपूत बताती हूँ, ऐसे में उनके सुपौत्र श्री राहुल गांधी यह कहें कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं राहुल गांधी है, हास्यास्पद ही दिखता है। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। तीसरा कारण यह है कि कांग्रेस नेहरू के समय से ही लगातार टूट रही है। समस्या यह है कि इस टूट से बनी क्षेत्रीय पार्टियां भी विभाजित हो गई हैं और हो ही रही हैं। ऐसे विभाजन अंततः राजनीतिक और वैचारिक परंपरा व शक्तियों का विभाजन है, जो भाजपा के 18 करोड़ कार्यकर्ताओं और दर्जनों अनुषंगी संगठनों की सक्रियता के सामने और भी कमजोर दिखते हैं। लेकिन आपके सामने 3 और तथ्यों का रखना मैं जरूरी समझता हूं। पहला कि भाजपा का अभी तक कोई विभाजन नहीं हुआ है और वह पूर्ववर्ती जनसंघ का ही एक नया अवतार है। दूसरा कि भाजपा की वैचारिक आधार भूमि आरएसएस ने अपने विरुद्ध तमाम राजनीतिक और सामाजिक गोलबंदियों के बावजूद वैचारिक और संगठनात्मक अस्तित्व को बचाए ही नहीं रखा है, बल्कि उसका विस्तार किया है। और तीसरी बात यह है कि भाजपा और आरएसएस के बीच संगठनात्मक संश्लेषण ही नहीं है, बल्कि सामूहिक नेतृत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर एकमत सहमति है, जिसे अटल आडवाणी और फिर मोदी शाह की जोड़ियों ने आंदोलन बनाया है। लिहाजा 2024 की परियोजना के संदर्भ में यदि आप विपक्ष और विकल्प को लेकर भाजपा और मोदी को कमजोर होते देखना चाहते हैं, तो आपको भाजपा में विभाजन या फूट का इंतजार करना पड़ सकता है, या फिर मोदी शाह के समान सामूहिक नेतृत्व की भाजपा में किसी अगली साझेदारी के उभार को संभवतः राज्यों में चुनावी तौर पर पराजित कर इस प्रक्रिया को बाधित करना होगा। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का 1989 का पालमपुर प्रस्ताव हो या फिर 3 कृषि कानूनों की वापसी, मोदी सरकार जनधारणा से लेकर जन अपेक्षाओं के प्रबंधन यानी परसेप्शन एंड एस्पिरेशनल मैनेजमेंट में सफल रही है। लेकिन यह तय है कि विकल्प बनने या बनाने के लिए अतार्किक विरोध नहीं, वैकल्पिक नीति और समाधान को लेकर जनता के बीच में जाना ही होगा।
राहुल गांधी हों, सीताराम येचुरी हों, अखिलेश यादव हों या फिर पत्रकार रवीश कुमार, क्या आप जनता को यह बता सकते हैं कि तकनीकी नवाचार के इस युग में जहां पूंजी और उत्पादकता ही अर्थव्यवस्था है, विश्व आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक समझौते कारोबारी गतिशीलता की हकीकतें हैं, जहां भारत के मात्र 2.5% इंजीनियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की योग्यता रखते हैं और 1.5% इंजीनियर न्यू एज जॉब्स के लायक हैं, हमारे ग्रेजुएट्स में सॉफ्ट स्किल्स यानी कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज की हालत बेहद खराब है और मनरेगा को रोजगार सृजन माना जाता है, वहां कैसे प्रत्येक युवा को सम्मानजनक रोजगार दिया जा सकता है, यह फॉर्मूला और ब्लूप्रिंट लेकर आपको जनता को बताना ही पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारण घरेलू बाजार में गेहूं की बढ़ती कीमत, मौसमी कारणों से कम उपज और कम सरकारी खरीद की आशंका में प्रत्येक भारतीय की खाद्यान्न सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए गेहूं के निर्यात को फिलहाल रोकने के अलावा अन्य क्या विकल्प हो सकता है? क्या आप यह चाहते हैं कि गेहूं के निर्बाधित निर्यात से स्थानीय अभाव पैदा हो जाए ताकि मोदी विरोध मोदी के विरुद्ध विद्रोह में बदल जाए? लेकिन एक सुझाव है कि मोदी के मन की बात का विरोध बंद कर दीजिए, क्योंकि इस मन की बात में प्रधानमंत्री हर महीने 3-4 नए राष्ट्रीय नायकों और अनछुए प्रतीकों को राष्ट्रीय मुख्य धारा में ला रहे हैं। यही पॉलिटिकल फिटनेस है जिसके लिए पदयात्रा नहीं, मन यात्रा जरूरी है और मानसिक गठन जरूरी है। यह विकल्प और विपक्ष की बहुत बड़ी शर्त है। सच कहते हैं कि हर रात के बाद सुबह होती है, लेकिन यदि आप ध्रुवीय क्षेत्र या मोदीमय बना मोदी भय वाले ध्रुवीकरण के राजनीतिक भूगोल में जी बसर करते हो, तो ऐसे दिन और रात की अवधि 6-6 महीने जितनी लंबी हो जाएगी। थोड़ा सुनिए और ज्यादा समझिए। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स देखने के लिए मैं पुष्पेंद्र कुमार आपका हृदय से आभारी हूं। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।